हेलो एवरीवन, आई एम सीमा कौशिक एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम करने जा रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की जो रिमेनिंग थ्योरी रह गई थी वो हम करने जा रहे हैं। राइट, अभी तक हमने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर दो थ्योरी कर चुके थे, दैट इज एनआई नेट इनकम अप्रोच और सेकेंड थी एनओआई नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। क्या आपने ये दोनों के दोनों अच्छे से कर लिए? पहले वाला लेक्चर किस किस ने देखा? अगर नहीं देखा तो पहले ये वाली अप्रोच आप पक्के करके आओ, क्योंकि आपको पता है कि कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कैपिटल स्ट्रक्चर से 2 मार्क्स का तो कहीं नहीं गया, और अगर आप मेरे ये दोनों लेक्चर देख लोगे तो आपके 2 मार्क्स पक्के हैं। राइट, कितनी इंपॉर्टेंस होती है, यू नो वेरी वेल। चलो, कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर ये दोनों अप्रोच आपको वहां से देखनी है, लास्ट में मैं रिवाइज कराऊंगी, आपको आनी चाहिए। ठीक है, अब हम थर्ड नंबर पर आते हैं, दैट इज ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच, ये ट्रेडिशनल अप्रोच क्या बोलती है? देखो, ट्रेडिशनल अप्रोच पहले हम ये देखेंगे किसने दी थी। किसने दी थी? ये इजारा सोलोमन। ओके, और ये क्या कह रही थी? ट्रेडिशनल अप्रोच जो थी वो क्या बताती थी? वो ये नहीं कह रही थी कि ये रेलिवेंट है या इररेलिवेंट है, ये कहती थी ट्रेडिशनल अप्रोच कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए वो आपका ऑप्टिमम होना चाहिए। ऑप्टिमम का मतलब यहाँ पर क्या है? ऑप्टिमम का मीनिंग ये है कि आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म है, फर्म वो एनहांस होनी चाहिए। अगर वो इंक्रीज होगी, दैट मीन्स कि आपकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी या डेट, जो भी जिस भी सोर्स से आपको पैसा का मिल रहा है, वो क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। राइट, ये ट्रेडिशनल अप्रोच बोलती थी। ट्रेडिशनल अप्रोच आपको एक और इम्पोर्टेंट जो बात है जो प्रीवियस ईयर में यू क्यों आ रखी है, वो है जुडिशियस यूज। जुडिशियस यूज ऑफ बोथ इक्विटी एंड डेट। डेट मीन्स ट्रेडिशनल अप्रोच बोलती थी कि आपको डेट और इक्विटी का जुडिशियस यूज करना है। डेट मीन्स कि अगर आप इस तरीके का इस्तेमाल करते हो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में कि कितना हमें डेट का इस्तेमाल करना है और कितना इक्विटी का, तो क्या होगा? आपका ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर बनेगा। और अगर आपका ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर बन जाएगा तो जो हमारी बात है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं कि एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो बन जाएगा। राइट, इसका डायग्राम समझते हैं कि ट्रेडिशनल अप्रोच का डायग्राम क्या था। लिसन, ध्यान से सुनो। देखो, जो हमारा एनआई और एनओआई था, स्टार्टिंग में उसका मिक्सचर था। राइट, तो जिसको एनआई और एनओआई आता होगा उसको ट्रेडिशनल अप्रोच बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। लिसन, वही यहां पर एक्स एक्सिस, यहां पर वाई एक्सिस, यहां पर हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल और यहां पर था हमारा डिग्री ऑफ लीवरेज। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या बोलते हैं कि दोनों का मिक्सचर है। दैट मीन्स कि नेट इनकम अप्रोच स्टार्टिंग में क्या बोलती थी? ये कहती थी कि स्टार्टिंग में जब आपका डेट का पोर्शन बढ़ता है तो डेट की जो रेट होती है वो फिक्स्ड होती है। ठीक है, फिक्स होती है। फिक्स होने की वजह से आपकी इक्विटी वाले की जो एक्सपेक्टेशन है वो भी फिक्स होती है, वो भी कांस्टेंट ही रहती है। अब डेट वालों की कॉस्ट कांस्टेंट, इक्विटी वाले कॉस्ट कम, मतलब उतनी ही रख रहे हैं, तो जो डेट मतलब जो डेट के ऊपर इंटरेस्ट की पेमेंट होगी वो डिडक्ट हो जाएगी। राइट, और डिडक्ट होने के बाद हमें फायदा हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगी? हमारी कॉस्ट कम आ जाएगी, और अगर कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी तो वैल्यू ऑफ द फर्म ऑटोमेटिक एनहांस हो जाएगी। राइट, तो ये हमारी फर्स्ट स्टेज है ट्रेडिशनल अप्रोच की, जो कि एनआई से रिलेट करती है। सेकेंड स्टेज में ये क्या कह रहा है कि धीरे धीरे डेट का पोर्शन जैसे जैसे और ज्यादा बढ़ रहा है, डेट का पोर्शन अगर आपका और ज्यादा बढ़ रहा है तो इससे क्या होगा? इससे डेट वालों की क्या फाइनेंशियल रिस्क, मतलब वो क्या कहने लग जाएंगे कि हमें इंटरेस्ट हो, अगर हमें उनके इंटरेस्ट की पेमेंट अगर हम कम कर पाए या कुछ कर पाए, ठीक है, तो ये क्या कहेंगे कि जैसे डेट का पोर्शन बढ़ा, कॉस्ट ऑफ डेट आगे हुई। राइट, तो कॉस्ट ऑफ डेट तो कांस्टेंट रहेगी, जो हमें पता है कि फिक्स रेट से मिलता ही मिलता है।
अगर डेट का पोर्शन हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में बढ़ जाता है तो इक्विटी वालों का रिस्क बढ़ जाता है। वो क्या कहते हैं कि अगर कंपनी को लॉस होता है इनकेस, राइट, तो कंपनी को लॉस होता है तो आप डेट की इंटरेस्ट की पेमेंट करोगे, हमें तो फिर भी नहीं मिलने वाला और हमारे से जा रहा है। इसीलिए उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी वालों की, और जितना फायदा इंटरेस्ट का डेट वालों से मिलता है उतना इक्विटी वाले ले जाते हैं। ये हमने बात करी थी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में कि जो फिर हमारा कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कांस्टेंट रहता है। ये हमारी सेकेंड स्टेज हो गई, राइट। थर्ड स्टेज में क्या होता है, डेट का पोर्शन जैसे ही हम और बढ़ाते हैं, डेट का पोर्शन और बढ़ा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि डेट के पोर्शन के बढ़ाने की वजह से डेट वाले कहने लग जाते हैं कि अब तो हमारी चलनी चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हमारे होनी चाहिए, इसलिए इंटरेस्ट की पेमेंट भी हमारी बढ़ जानी चाहिए, कॉस्ट ऑफ डेट बढ़ानी शुरू कर देते हैं। इक्विटी वाले तो और आसमान में चले जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि अच्छा डेट का पोर्शन और बढ़ा दिया आपने, इसलिए इक्विटी वाले और ऊपर गए, और फिर अगर ये भी बढ़ गया ये भी बढ़ गया तो हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी ऊपर चली गई। ये आ गई हमारी थर्ड स्टेज। तो ट्रेडिशनल अप्रोच ने ये बोला है कि जो आपकी सेकेंड स्टेज है दैट इज ऑप्टिमम। इसका मतलब ये हमारा ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर होगा। आपको एक तो डायग्राम लर्न करना है, एक ये वर्ड याद करना है, क्योंकि ये वर्ड ये यूं का यूं क्वेश्चन आ सकता है, जुडिशियस यूज ऑफ बोथ इक्विटी एंड डेट। तो ये हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच हो गई। अब आएगा हम फोर्थ अप्रोच करेंगे, दैट इज MM अप्रोच। इसी को मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच, मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच के नाम से भी जाना जाता है। ओके, और एक बात और बताना मुझे, अगर मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच के द्वारा जाना जाता है तो आपको पता भी होगा कि MM अप्रोच किसने दी थी, मोदी गिलानी एंड मिलर ने, राइट। जैसे हमने अभी बात की थी NI अप्रोच किसने दी थी, डेविड डुरान ने। NOI डेविड डुरान ने। हमारी कौन सी थी अभी गई है ट्रेडिशनल अप्रोच, किसने दी थी, इजारा सोलोमन ने। तो MM अप्रोच किसने दी थी, मोदी गिलानी एंड मिलर, राइट। ये क्या बोलती है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो ये कहती है इररिलेवेंट, मतलब जिस तरीके से, बताइए मुझे कमेंट करके बताना भी कि इररिलेवेंट अप्रोच कौन कौन सी है, राइट। अच्छे से ध्यान लगाकर वीडियो सुना करो और जो मैं पूछती हूँ ना उसको कमेंट किया करो, राइट। इससे क्या होगा, आपकी अलर्टनेस शो होगी कि आप थोड़े से अच्छे से बैठ के अलर्ट होके आप वीडियो को देख रहे हो, राइट, अच्छे से पढ़ा हो। ओके, मोदी गिलानी मिलर अप्रोच के अंदर सबसे पहली बात तो ये कि ये NOI की तरह है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच की तरह ये इररिलेवेंट अप्रोच थी। इतना क्लियर हो गया। सेकेंड, इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है और वो ये कि ये आर्बिट्रेज प्रोसेस को लेके चलती है, क्योंकि कम से कम 4 या 5 बार क्वेश्चन सीधा सीधा आया हुआ है। आर्बिट्रेज प्रोसेस को कौन से लेके चलती है, MM अप्रोच कौन सी चीज को लेके चलती है, नीचे ऑप्शन में आर्बिट्रेज, ठीक है। इररिलेवेंट अप्रोच, इतने इजी क्वेश्चन आते हैं ना, किसमें से, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में से बहुत ज्यादा। आपको बस हल्के में लेना है इसको, आप कंटिन्यूटी रखो और अच्छे से पढ़ो, 20 मार्क्स आपके, राइट। आर्बिट्रेज प्रोसेस अगर आ जाए, आर्बिट्रेज प्रोसेस किसमें यूज की गई थी, MM अप्रोच में यूज की थी। यहां तक क्लियर हो गया। और एक वर्ड और आ जाए, बिहेवियर जस्टिफिकेशन। ये तो मैंने शॉर्टकट बता दिया कि अगर आ जाए, वैसे इसमें से एक क्वेश्चन आ जाएगा तो उसका आंसर होगा आपका MM अप्रोच। अब ये MM अप्रोच क्या बोलती है, ये कहती है कि MM अप्रोच बोलती है कि जो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है वो इररिलेवेंट है। मीनिंग आप डेट का कितना ही पोर्शन लो, आप इक्विटी का कितना ही पोर्शन लो, डजंट मैटर, वैल्यू ऑफ द फर्म पर इसका कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। वैल्यू ऑफ द फर्म पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, और अगर नहीं पड़ेगा तो कोई फायदा ही नहीं कि डेट का पोर्शन हम 20 लेंगे, इक्विटी का हम 80 लेंगे, क्या फायदा, राइट। तो अब ये कहता है कि MM अप्रोच ऐसा क्यों बोलती है,
एमएम अप्रोच इसलिए बोलते हैं, एमएम अप्रोच कहती है कि मैं दो केसेस लेके चलती हूँ। एक में तो मैं लेके चलती हूँ कि जब टेक्स्ट को आप इग्नोर कर रहे हो। अगर आप टेक्स्ट को इग्नोर कर रहे हो तो वही डायग्राम में देखो, ये आपका कॉस्ट ऑफ डेट है, ये आपकी कांस्टेंट है। आप टेक्स्ट को इग्नोर कर रहे हो, डेट मीन्स आपको कोई फायदा नहीं हो रहा। आपको फायदा नहीं हो रहा है इंटरेस्ट का कि आप एबिट में से इंटरेस्ट को माइनस करने के बाद टैक्स की पेमेंट कर रहे हो, तो कोई फायदा ही नहीं हो रहा। तो आपकी ओवरऑल जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कांस्टेंट रहती है जब आप इग्नोर करके चलते हो टैक्स को। और ये कह रहा है कि अगर यहां तक हो गया, हर एक कंपनी को पता है कि दो टाइप की फर्म होती है, एक लीवर्ड फर्म और एक अनलीवर्ड फर्म। लीवर्ड फर्म और अनलीवर्ड, लीवर्ड का आपको पता है, लीवर्ड के अंदर डेट और इक्विटी दोनों का मिक्सचर होता है, और अनलीवर्ड के अंदर आपका ओनली इक्विटी होता है, ओन फंड होते हैं, राइट। और डेट कौन से होते हैं आपके, बोरोड फंड होते हैं, यस। ये कह रहा है कि यहां तक आपने बोला था कि टैक्स को इग्नोर कर रहे हो, अगर आप टैक्स को लेकर चलते हो तो क्या होने वाला, तो होने वाला है आपका जो आपकी कॉस्ट है लीवर्ड फर्म की, वो तो आपकी कांस्टेंट होने वाली है, और जो अनलीवर्ड फर्म की है वो ऊपर जाने वाली है। ये तो लीवर्ड की हो गई, ये अनलीवर्ड की होगी कॉस्ट। तो ये जो डिफरेंस आएगा ये आपका इंटरेस्ट टैक्स सील की वजह से आएगा, इंटरेस्ट टैक्स सील की वजह से आएगा। ये नॉर्मल बात थी, एक डायग्राम हमने कर दिया था, लेकिन मेन बात आपको अब समझनी है कि एमएम अप्रोच क्यों बोलता है कि ये इररेलेवेंट है। देखो, एमएम अप्रोच एक आर्बिट्रेज प्रोसेस को लेकर चलता है, और ये आर्बिट्रेज प्रोसेस क्या है, ये कहती है एक फर्म दो लेके चलते हैं ना, दो सोर्स से, या तो लीवर्ड होगी या अनलीवर्ड होगी। कहते हैं लीवर्ड और अनलीवर्ड दोनों की वैल्यू ऑफ द फर्म पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। आप वेदर यू शुड चूज लीवर्ड फर्म और अनलीवर्ड फर्म, कुछ भी चूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कह रहा है क्यों फर्क नहीं पड़ता, इंटरेस्ट का हमने दिखाया। तो कहता है सुनो, शॉर्ट टर्म में लीवर्ड फर्म बेशक ऊपर हो, मतलब कि इनकी जो लीवर्ड फर्म है उसकी कॉस्ट कम आए और वैल्यू बड़ी हो, ज्यादा हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि यहां पर आर्बिट्रेज प्रोसेस चलेगी। दैट मीन्स जिन शेयर्स की वैल्यू डाउन हो जाएगी हम उनको परचेज कर लेंगे, जिनके अप जाएगी हम सेल करते जाएंगे, और प्रोसेस तब तक ऐसे चलती रहेगी जब तक इन दोनों फर्म की वैल्यू इक्वल ना आ जाए, राइट। और इक्वल आते ही तो फिर वही हो गया कि कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो इररेलेवेंट है। तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि जो मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच क्या था। अब हम फटाफट इसकी रिवीजन करते हैं कि रिवीजन के अंदर कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर, ताकि हमारे जो क्वेश्चन है 2 मार्क्स का वो अच्छे से हो जाए, राइट। कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले आपको अजम्पशंस दोबारा से लर्न करनी है। दूसरे नंबर पर आपकी बात आती है थ्योरीज की, जो कि आपको थ्योरी कुछ भी नहीं, एक तो बात पहले तो ये पता होनी चाहिए रेलिवेंट कौन से इररेलेवेंट, और नहीं तो मैं ये कह रही हूँ आपको डायग्राम आनी चाहिए। अगर आपको डायग्राम आ गई ना टेंशन ही नहीं लेनी। सुनो, थ्योरी कितनी है आपकी, 2 टाइप की, रेलिवेंट और इररेलेवेंट, ठीक है। रेलिवेंट कौन सी थी, एनआई अप्रोच। एनआई अप्रोच मतलब नेट इनकम अप्रोच। डायग्राम फटाफट रिवीजन करा लूं। नेट इनकम अप्रोच की क्या डायग्राम था, ये कॉस्ट ऑफ डेट थी, ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी थी, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिरती नजर आ रही थी। कुछ नहीं, इसमें से क्वेश्चन आ जाएगा, फटाफट कर दो। इररेलेवेंट, एनओआई मतलब नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। ये इसका डायग्राम क्या था, ये हमारा कॉस्ट ऑफ डेट था, कॉस्ट ऑफ डेट बढ़ रहा था, उसकी कॉस्ट तो सेम ही थी, इक्विटी वालों की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई थी, जिसकी वजह से ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारा सेम था, कांस्टेंट था, इसलिए इररेलेवेंट है। थर्ड नंबर पर हमने बात करी थी ट्रेडिशनल की, जो आज ही किया था। ट्रेडिशनल दोनों का मिक्सचर लेके चलता था। पहले ये कॉस्ट ऑफ डेट थी, ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी थी, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल नीचे आ रहा था, कॉस्ट ऑफ डेट फिर आगे गया, ओवर एक्सपेक्टेशन की बढ़ गई, बढ़ने की वजह से ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट रहा, डेट की बढ़ गई, इक्विटी वालों की बढ़ गई तो ओवरऑल भी बढ़ गया। 3 स्टेज थी, ये वाला ऑप्टिमम था। और जो हमारी एमएम थी
उसके अंदर आपको याद रखना था आर्बिट्रेज प्रोसेस और इररिलेवेंट और बिहेवियरल जस्टिफिकेशन, और इसके अंदर याद रखना था जुडिशियस यूज ऑफ बोथ डेट एंड इक्विटी। ठीक है, ये हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर फिनिश। अब आपकी बारी है, अच्छे से मुझे कमेंट करो कि अच्छे से हो गया हमारा और हमें समझ में भी आ गया, राइट। एंड बाय बाय।